अच्छा बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के पहला पाठ प्रेमचंद जी द्वारा रचित कश्मीरी सेब पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में पिछली कक्षा में मैं तुम्हें इसका एक कहानी के रूप में समझाया था। आपने सभी उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना था। ये हमने सुना है पिछली कक्षा में। आज हम सीधा प्रेमचंद द्वारा रचित कश्मीरी सेब पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात उसके फलस्वरूप मैं आपसे 1, 2, 3 प्रश्न पूछकर आज इस पाठ का प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक शांतपट की ओर और अपने अपनी पुस्तक देखें। कश्मीरी सेब किसने लिखा है? प्रेमचंद जी द्वारा रचित कश्मीरी सेब। तो चलिए, प्रेमचंद जी का जन्म कहां हुआ? प्रेमचंद जी का जन्म कहां हुआ? चलिए बताइए। लमही नामक गांव में हुआ। प्रेमचंद जी का जन्म लमही नामक गांव में हुआ। शाबाश, बैठिए। लमही नामक गांव किस राज्य में आता है? आप कौन बताइए? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड, शाबाश, बैठिए। उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाला लमही नामक गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। चलिए, कब हुआ उनका जन्म? 1880 में प्रेमचंद जी का जन्म लमही नामक गांव में हुआ। पहले हाथ ऊपर करना है, बाद में मैं कहूंगा तब उसका उत्तर बताना है। चलिए बैठिए। वेरी गुड, सही उत्तर है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लमही नामक गांव में हुआ। तो आप उनकी 1 या 2 उपन्यास बताइए। 2 उपन्यास के नाम बताइए। प्रेमचंद जी द्वारा रचित कोई भी 2 उपन्यास का नाम बताइए। चलिए बताइए। कर्मभूमि निर्मला, शाबाश। सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि निर्मला, यह सब उन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास के नाम हैं जो बहुत ही प्रख्यात हैं। शाबाश, बैठिए। देखिए, आपको अंतिम प्रश्न पूछकर इस पाठ को मैं प्रारंभ करता हूं। चलिए, उनका वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम, चलिए बताइए। वेरी गुड, शाबाश। इस छात्रा ने प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। चलिए बैठिए। आपने बहुत खूब इसको घर में पढ़ लिया है। शाबाश, सभी ने इसको पढ़ लिया है। हम सबको पूछते जाएंगे तो एक कक्षा की अवधि इसी में चला जाएगी। परंतु बस मैंने रैंडम यहाँ से वहां से एक प्रश्न पूछकर आज इस पाठ की ओर हम आगे चलेंगे। ठीक है? हाँ। आज बाजार में हमारे साथ होने वाले धोखाबाजी और हमारी असहयोगता से, आज हम बाजार में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ धोखा होता है। उस धोखे में केवल उस व्यापारी का काम नहीं रहता, परंतु हमारा भी काम रहता है। क्योंकि जब हम धोखा खा रहे हैं तो हम समझ लिए आधा भाग हमारा उसमें है। क्योंकि हमने परखते नहीं
हमने उसको चर्चा नहीं करते। जैसे वह है, हम एक दुकान पर चले जाएंगे तो पूछेंगे भाई इस सेब का भाव क्या है। उस आदमी ने बताया सर 1 किलो का 100 रुपया। चलिए हमने उसको देखा नहीं, पकड़ा नहीं, चलिए 1 किलो लगाइए, 1 किलो तोल कर दीजिए, ऐसा कहेंगे तो वह आदमी आपको अच्छे से देगा नहीं देगा। वह आपको परखेगा कि यह महाशय तर्क करने वाला नहीं है, मैं जैसे सेब दूंगा वैसे सेब देकर चला जाएगा समझकर आपको वह धोखा करेगा। इसलिए प्रेमचंद जी ने 2 उद्देश्यों को अपने मन में रखकर, 2 उद्देश्यों को देखिए, आप अपनी पुस्तक देखिए सभी, इन 2 उद्देश्यों को अपने मन में लेकर प्रेमचंद जी ने यह पाठ आपको अध्ययन के लिए रखा है। आपके पाठ के प्रथम पृष्ठ में जो वहां पर कोष्टक में दिया गया है, अंश में दिया गया है, पहले उसको देखिए। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। थोड़ी ಎರಡು मुख्य उद्देश्यವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು सिर्फ 2 उद्देश्यों को निभाते हुए प्रेमचंद जी ने यह पाठ आपको लिखा है। एक धोखा और दूसरा सावधानी। सावधानी हमने बरतनी है, सावधानी हमने बरतनी है। बाजार में जब जाएंगे तो वस्तु को देखेंगे तब फिर खरीदेंगे और मोल भाव करेंगे, चर्चा करेंगे। वहां 100 रुपये बोलेगा, नहीं नहीं भाई बहुत अधिक है, 80 रुपए दे दीजिए। इस प्रकार हम मोल भाव करेंगे तभी हमको सामान कुछ अच्छे मिल पाएंगे। वह व्यापारी समझेगा हाँ यह महाशय क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तर्क कर रहा है, सामान देख रहा है, कब वह आपको धोखा नहीं देगा। इन 2 उद्देश्यों को अपने मन में रखते हुए प्रेमचंद जी ने यहाँ पाठ आपको लिखा है। देखिए इसकी विधा है कहानी। यहाँ कैसी विधा है? कहानी। कश्मीर से पाठ एक कहानी के रूप में है। चलिए देखिए, सभी अपने अपनी पुस्तकें देखिए। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फ्रेशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। विटामिन को पहले, टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। तो देखिए मित्र, देखिए इधर सभी छात्र, इसका मैं आपको विवरण देने जा रहा हूं। प्रेमचंद जी को एक 2-4 चीजें की जरूरत थी। एक 2-4 चीजें खरीदने शाम के वक्त, शाम के समय प्रेमचंद जी ने बाजार की ओर जाना चाहा, क्योंकि उन्हें 1-2-3 चीजें जरूरी थी, आवश्यक थी। वह चीजें खरीदने के लिए बाजार की ओर चल पड़े। प्रेमचंद जी ने बाजार की ओर चल पड़े। बाजार की ओर जाते समय रास्ते में ही मेवा फरोशों की दुकानें, मेवा फरोशों की अर्थात कुछ मीठे वस्तु बेचने वाला दुकान या कुछ फ्रूट बेचने वाला दुकान, हम उसको कहते हैं जो फल बेचने वाला दुकान, वहां रास्ते में ही था। जब प्रेमचंद जी कुछ चीजें खरीदने जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में ही एक बहुत अच्छा सेब को सजाया हुआ दुकान नजर आया। प्रेमचंद जी की नजर उस दुकान पर पड़ी। उस व्यापारी ने अपने दुकान में सेबों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही विनूतन ढंग से सेबों को सजाया हुआ था। प्रेमचंद जी ने उस दुकान को देखा, उनका मन ललचा उठा, उनका दिल लुभाया। कितने अच्छे सेब हैं, बहुत ही रंगदार हैं, गुलाबी सेब हैं और ताजे हैं।
यहाँ मन में सोचा प्रेमचंद जी ने, उन्हें कुछ चीजें अलग ही चाहिए थी, परंतु सेठ को देखकर उन्होंने सीधा दुकान के पास पर जाकर खड़े हुए। उस दुकान के पास जाकर खड़े होकर प्रेमचंद जी ने सोचने लगा कि आजकल शिक्षित समाज में जो लिखा पढ़ा है, जो शिक्षित है, देखिए आपको इस शरीर के लिए प्रतिदिन के लिए कितनी मात्रा में विटामिन चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी मात्रा में हमें जो जो अंश चाहिए, उन अंशों को हम पूरा करेंगे तो इस शरीर को हम सदृढ़ रख पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। यह चर्चा शिक्षित समाज में चलती रहती है। यह सोचकर प्रेमचंद जी ने उस दुकान के सामने जाकर खड़ा हुआ और सोचने लगे। देखिए आजकल टमाटो, पहले कोई भी नहीं पूछता था, टमाटो आज एक भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। आप किसी भी घर में चले जाइए, कोई भी महिला टमाटो के बिना कोई सालन या सांभर नहीं करती। आपने देखा होगा अपने घरों में अपनी माँ बहनें टमाटो के बिना कोई सांभर करेगी? नहीं करेगी। यदि घर में टमाटो नहीं है, आपको कहेगी जाइए बाजार से टमाटो लेकर आइए, मैं बाद में आपको सांभर करके दूंगी। या कहेंगे क्योंकि आजकल टमाटो एक आवश्यक अंग बन गया है। किसका? भोजन का। भोजन का एक आवश्यक अंग टमाटो बन गया है, इसलिए हम टमाटो को बहुत ही उपयोग कर रहे हैं। पिछले कई साल पहले प्राचीन काल में टमाटो को कोई भी नहीं पूछता था। आज टमाटो भी मेजों पर स्थान पाने लगे हैं। जैसे जमीन पर, धरती पर आप बाजार चले जाइए, टमाटो बेचने वाला एक जो आप कहते हैं थैला, उसको ताड़पत्री कहते हैं, ताड़पत्री, वो ताड़पत्री पर टमाटो को डालेगा और बाजार में आराम से पुकार पुकार कर बेचेगा। शहरों में चले जाइए, सिटी में जाइए, वहां पर आपको बड़ी बड़ी टोकरियों में जैसे सेब लगाते हैं ना, वैसे टमाटो रखकर बेचा जाएगा। बेचते हैं, बेच रहे हैं आज, क्योंकि टमाटो को बहुत ही उन्नत स्थान मिल चुका है। टमाटो में भी अधिक अच्छे गुण हैं, इसलिए टमाटो को वह स्थान मिल चुका है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने यह सोचा। कहाँ जाकर? दुकान के सामने जाकर खड़े होकर। अभी दुकान वाले से बात नहीं की, उस दुकान के सामने जाकर खड़े होकर प्रेमचंद जी ने यह सब विचारों को सोचने लगे। और देखिए आगे, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी। वहां आज गाजर के गुण को मालूम करके व्यक्ति उसका, जो देखिए हमें कुछ मालूम है तो तभी हम उसका सेवन करेंगे। जो उसकी हमें क्षमता, उसका जो प्रतिफल हमें मालूम नहीं होगा तो हम उसको सेवन करने में थोड़ा नजरअंदाज करेंगे या हम उसको सेवन नहीं करेंगे। इसको आज देखिए, गाजर पहले, जो हम गजरी कहते हैं, पहले केवल उसको गरीब ही खाते थे, क्योंकि वह शुरुआत से मिलने का एक आहार था, बहुत ही सस्ते में मिलने वाला आहार था, इसलिए वह सिर्फ गरीब लोग ही खाते थे। अमीर लोग उसका हलवा करके खाते थे। क्या करके खाते थे? हलवा, अर्थात एक मीठा वस्तु। जैसे आप कहते हैं दाल की मीठा, जो आप कहते हैं ना, वो इसका गेहूं का हुक्की कहते हैं ना, हुक्की, जो हमने कल पर्व के समय उस देवस्थान में जाकर खाया, वह भी एक प्रकार की क्या है? स्वीट है, मीठा है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के मीठे वस्तु बनाए जाते हैं। गाजर से भी मीठी वस्तु बनाई जाती थी। वहां सिर्फ अमीर लोग ही बनाकर खाते थे, परंतु गरीब उस गाजर को सीधा ही खाकर अपना पेट भर लेते थे। देखिए, आप गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है।
इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। देखिए, जैसे ही गाजर में भी अधिक प्रकार के गुण हैं, यह हमें छानबीन से मालूम हो गया। तो तब आप जैसे उस गाजर को नीचे रख कर बेचते थे, अब उस गाजर को भी मेजों के ऊपर रखकर, नीचे नहीं, गाजर नीचे रखकर बेचते थे लोग, अब उस गाजर को उठाकर मेजों पर रखकर बेचने की व्यवस्था जारी हो गई है। अर्थात क्यों? क्योंकि उस गाजर का अंश, उसका उपयोग हमें पता चला, हमें मालूम हो गया, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। देखिए, यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही लोगों ने हम सबको बताया है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने पड़ोस, अपने शिक्षक, सबने आपको शायद बताया होगा, क्या आप एक सेब खाइए, डॉक्टर से दूर रहिए। देखिए, एक सेब में कितने गुण होते हैं। एक सेब में बहुत बड़े गुण होते हैं जो अपने शरीर को चाहिए होते हैं, जो अपने शरीर के लिए वो उनकी आवश्यकता होती है। देखिए, आपके शरीर में महत्वपूर्णता से कैल्शियम अंश होना चाहिए। कैल्शियम का काम क्या है अपने शरीर में? हड्डियों को मजबूत करना। हड्डियों को, जैसे देखिए, यहाँ उंगली है, यहाँ उंगली के बीच में एक हड्डी है जो हम एल्बो कहते हैं कन्नड़ा में। एल्बो के बिना यहाँ उंगली काम नहीं करेगी। इसमें केवल मांस नहीं है, इसके बीच में हड्डी है। यह काम करने की, हड्डी को मजबूत करने का काम कैल्शियम करता है। चलिए, कैल्शियम किसमें मिलेगा आपको? उदाहरण के रूप में बताइए, दूध में। किसमें मिलेगा आपको? अधिक मात्रा में कैल्शियम आपको दूध में मिलेगा, मीठे वस्तु में मिलेगा, हाँ, आपको अंडे में मिलेगा, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो उसमें कैल्शियम अंश मिलेंगे, जो आपने उसको खाना है, और प्रोटीन खाना है, और विटामिन के जो अंश है वहां खाना है, कार्बोहाइड्रेट खाना है। इन सब को आप एक मात्रा में खाना है, ना कि अधिक खाना है। जो भी अधिक होता है वह हानिकारक होता है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ अधिकवाದರೆ अमृतवो विषवाಗುತ್ತೆ। कहते हैं ना हम कन्नड़ में, कोई भी हम अधिक मात्रा में नहीं लेना है, सीमित मात्रा में लेना है। आप जो भी खाइए, जिसका भी सेवन कीजिए, सीमित मात्रा में कीजिए, एक उचित मात्रा में कीजिए, ना कि इसका अधिक चाहिए। मुझे मिठास पसंद है, सिर्फ आप मिठास ही खाते रहो, गलत है। आपको शायद पसंद होगा मिठास, मुझे मालूम है, मुझे पता है, परंतु आप मिठास ही, उसका पूरा मीठा ही नहीं खा सकते। उसके साथ नमकीन खाना है, हाँ, उसके साथ कड़वा खाना है। देखिए, नमकीन का मतलब क्या हो गया? आपको नमक से जो मिला, अब हम देखिए, मीठे में हम नमक मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे। मीठा वस्तु जो बनाते हैं हम अपने घरों में, उसमें हम नमक डालेंगे, ಸಿಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರ, ಹಾಕಲ್ಲ। ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವೂ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ, आरोग्यवंतವಾಗಿರುತ್ತೆ। इसलिए प्रेमचंद जी ने यहाँ पर कहा है, क्या कहा है? हर रोज एक सेब खाइए, डॉक्टरों से दूर रहिए। आप एक सेब खाइए हर रोज। देखिए, हम गरीबी में रहते हैं, गरीबी हाथ में एक रोज सेब खाने की नहीं होती। आप एक काम कीजिए, एक मत खाइए, 2 या 3 छात्र मिलकर 2 या 3 दिन में एक सेब खा, आप 3-4 लोग बांट कर खाइए, या 3 छात्र या 4 छात्र मिलकर एक सेब लीजिए,
20-25 रुपए में आपको एक सेब मिल जाएगा। आप चारों छात्र उसको बांध कर खाइए, उसका प्रमाण आपके शरीर को मिल जाएगा। और आप जो भी फल खाइए प्रातः काल खाइए, सुबह में खाइए और दोपहर में खाइए, रात को मत खाइए। रात को कोई समय नहीं होता खाने का, इसलिए आपको रात को मत खाना है, दिन में खाना है और सुबह में खाना है। देखिए आगे देखिए। और डॉक्टर से बचने के लिए हम निम्कोडी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। देखिए यहाँ हमने कहा है आज आम, आम हम किसको कहते हैं? माविना हन्नो। आम हमारा राष्ट्रीय फल है। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು? ಮಾವು। ಹೌದಾನೆ? हमारा राष्ट्रीय फल आम है, तो स्वाद में शायद सेब से बढ़कर होगा, स्वाद में रस में सेब से बढ़कर आम होगा, लेकिन गुण में सेब से बढ़कर शायद ही न होगा। मालूम होगा आपको? जो गुण सेब में है वह गुण शायद ही आम में न होंगे। इसलिए आप स्वाद में और रस में आम सेब से अच्छा है कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि रस और स्वाद सेब से भी अधिक आम में होता है। इसमें होता है आम में होता है, परंतु गुण में अगर देखेंगे आम से घटकर सेब के गुण नहीं है, परंतु अधिक हैं। सेब के गुण क्या है? अधिक हैं। इसलिए आपको सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे, तब प्रेमचंद जी ने यह सब विषय कहां पर ठहर कर सोचा? दुकान के सामने। उस दुकान के सामने प्रेमचंद जी ने जाकर खड़े होकर इन सब विषयों को अपने मन में सोचा, जो मैंने आपको अभी बताया है। कैसे? देखिए आज आपको आराम नहीं है, आप एक डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उस डॉक्टर ने आपको कुछ मात्राएं या कुछ दवाइयां लिख कर देगा, तो आप उस दवाई को खाएंगे, तब आप आराम हो जाएंगे। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहेगा देखिए आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप एक नीम का कड़वा फल खाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, यदि कहेगा तो आप चुप रहेंगे? तुरंत जाकर उस नीम के फल को खाएंगे, चाहे वह जितना भी कड़वा हो। ನೋಡಿ ಕಡಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ, ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟ, ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಾ। ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ, ಅದು ಬಹಳ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತು, ಬರೀ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗಿರ್ತವೆ। ಆ ವೈದ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಂತಹ ರೋಗಿ ತಿಂತಾನೋ ಇಲ್ವೋ? ತಿಂತಾನೆ। ಯಾಕೆ ತಿಂತಾನೆ? ತನ್ನ ರೋಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10 ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಂತಾನೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು? उसी प्रकार मन में सोचकर प्रेमचंद जी ने उस दुकानदार से पूछा, देखिए भाई सेब क्यों बेच रहे हो? काका जी इतने में, चलिए मुझे आधा सेब लगाइए, तो लिए। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने उस दुकानदार से कहा। इसमें आए हुए कुछ शब्दों को मैं श्याम पट पर लिख रहा हूं, आप उसको लिखना है। देखिए श्याम, आप यहाँ शब्द देख चुके हो। श्याम, इसका विलोम शब्द क्या होगा? कोई बताएगा? श्याम, कौन बताएगा इसका विलोम शब्द? रात। श्याम रात, इसका विलोम रूप हो गया। अब देखिए आपके ही पाठ में आए हुए कुछ
शब्द यहाँ पर है। क्या है देखिए, खरीदने, खरीदना, देखिए खरीदना, इसका विलोम रूप क्या हो गया, कोई बताएगा? बेचना। क्या हो गया? बेचना। खरीदना बेचना, खरीदना ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, बेचना मारुವುದು, सही ना। और यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं आपको लिखाता हूं। अच्छा, बड़े अच्छे, अच्छा इसका विलोम क्या हो गया? हाँ, बहुत खूब। बुरा, अच्छा बुरा, इसका विलोम रूप बुरा हो गया। और यहाँ देखिए एक वचन बहुवचन, वचन शब्द देखिए चीज, चीज का एक वचन शब्द चीज, इसका बहुवचन क्या होगा? चीजें। क्या होगा? चीजें, चीजें होगा वचन का अगर आप देखें तो। और यहां पर आप देखेंगे आवश्यक, देखिए विलोम रूप आपको पता चलेगा आवश्यक। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही सही उत्तर, आवश्यक, अनावश्यक, अनावश्यक, सभी ने इसको लिख लेना है। अनावश्यक यहाँ विलोम शब्द हो गया। हाँ, और एक बहुत ही खूबदार गरीब, देखिए आपको यहाँ शब्द आया हुआ है आपके, गरीब, इसका विलोम रूप क्या हो गया? गरीब, अमीर, वेरी गुड, बिल्कुल सही, अमीर। गरीब का विलोम रूप अमीर। और आपको अपनी पुस्तिका में ऐसे कुछ शब्द आए हुए हैं जो एक वचन, स्त्रीलिंग और विलोम रूप में होते हैं। आप उसको क्या करना है, यदि आपको नहीं पता चला, आपको उसका अर्थ नहीं मालूम हुआ, तुरंत खड़े होकर मुझे पूछना है। मैं आपको कक्षा में बीच में आप कोई भी पूछ सकते हो। यदि आपको नहीं पता चला, आपको नहीं मालूम हुआ, तो आप आराम से पूछ सकते हो, उसका अर्थ मैं बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पर और आपको गुण शब्द आया हुआ है, देखिए ना। आप देखिए यहाँ शब्द आपके पुस्तिका में है। गुण शब्द जो है इसका विलोम रूप क्या होगा? गुण शब्द का विलोम रूप पता नहीं किसको? क्या होगा? गुण, दुर्गुण, देखिए क्या होगा? हाँ, दुर्गुण होगा इसका। किस व्यक्ति के पास अच्छे गुण है वह सगुण, किसके पास अच्छे गुण नहीं है वह दुर्गुण। यहाँ आपको देखिए बिल्कुल एक नया शब्द उस छात्र ने कहा, स्वाद। क्या है? स्वाद, इसका विलोम रूप क्या हुआ? अस्वाद। क्या हो गया? अस्वाद, जो स्वाद के बिना है। और इसका लिख लीजिए, और एक स्वाद के बिना, दोनों लिख लीजिए, अस्वाद और स्वाद के बिना। स्वाद के बिना अर्थात बिना स्वाद, अर्थात बिना स्वाद। हाँ, चलिए आज विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास, बहुत ही खूबसूरत शब्द उस छात्र ने कहा, विश्वास, अविश्वास। वेरी गुड। आज की कक्षा में हम
अगली कक्षा में इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।